everyone, this is going to be the very first video in my channel, and this is not going to be any success story. It is just a journey, a part of my life. Don't know how the audio quality is because I am not using any mic. Just bear with me. It's not going to be a glamorous video, successful video. It's just a normal video of an average girl like me who has achieved from nothing. So मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2019 से, मेरे ग्रेजुएशन के बाद। जैसे नॉर्मली ग्रेजुएशन के बाद हर अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, जैसे कि कौन क्या लाइन में जाना चाहता है, कौन कैसा प्रोफेशन सामने चूज़ करना चाहता है। सभी पूछते थे मेरे फ्रेंड्स कि मैं क्या करना चाहती हूँ आगे, और मेरा सिंपल सा जवाब ये रहता था कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बैंकिंग जॉब्स बहुत अच्छी होती है, सैलरीड होती है, और जबकि गवर्नमेंट जॉब था तो गवर्नमेंट जॉब क्या होता है, स्टेबल होता है। सो यही था मेरा जवाब, हमेशा यही रहता था कि मुझे एक स्टेबल जॉब चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन करूँगी मैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि मुझे अर्ली सक्सेसफुल करियर चाहिए था, जो कि लगता था कि बैंकिंग जॉब से हो जाता है। सो आफ्टर ग्रेजुएशन, जहाँ मेरे सारे फ्रेंड्स दूसरे कोर्स में चले गए, कुछ MBA में, कुछ मास्टर्स करने, और कुछ दूसरे प्रोफेशन में चले गए, वहाँ मैंने डिसाइड किया कि मैं कोचिंग ज्वाइन करूँगी। सो आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे बैंकिंग एग्ज़ाम देना था। ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने काफ़ी सारे फॉर्म्स भरे गवर्नमेंट के, जितने भी बैंकिंग के भरे, और SSC, रेलवेज़, काफ़ी सारे भरे। पर मैंने जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स दिए थे, बहुत सारे दिए थे। आप नाम ले लो, IBPS, PO क्लर्क, SBI PO क्लर्क, बहुत सारे, और SSC, रेलवेज़, आप नाम ले लो, वो सब एग्ज़ाम्स मैंने दिए थे। बट आई फेल्ड इन ऑल ऑफ देम। तो 2019 की ही बात है, जब उस ड्यूरेशन में जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, एग्ज़ाम्स दे रही थी, उसी वक्त DLED का फॉर्म आया था, ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म आया था। सो मेरे दोस्त ने बोला कि चलो DLED का फॉर्म भर देते हैं। इनिशियली तो मेरा कुछ ऐसा इरादा नहीं था, पर जब मैंने सोचा चलो कुछ प्रोफेशनल कोर्स ही कर लेते हैं, इस दौरान प्रिपरेशन भी साथ साथ चलती रहेगी, तो मैंने DLED का फॉर्म भर दिया। फिर मैं एग्ज़ाम देने चली गई। मैंने ऑनेस्टली कुछ नहीं पढ़ा था, कुछ भी नहीं। जो मैं कोचिंग कर रही थी बैंक का, SSC का, उसी के दौरान जो मुझे कुछ नॉलेज हुआ था वही बस अप्लाई किया, और एक्स्ट्रा मैंने DLED जो प्री एंट्री टेस्ट होता है, इसके लिए मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी। मैं एग्ज़ाम देने बैठी और मैंने वो क्लियर कर लिया। तो एडमिशन का टाइम आया एंड आई जॉइंड DLED। उसी साल 2019 में फर्स्ट आसाम टेट आया, और ये टेट 5 इयर्स के बाद आया था। इससे पहले टेट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था कि सब टेट दे रहे थे, और जॉब भी मिला था बहुत। सो 2019 में जो 5 साल बाद आसाम टेट फिर से आया था, मैंने वो अटेम्प्ट किया पहली बार, और एट द फर्स्ट अटेम्प्ट आई क्लियर्ड दैट, एंड दैट वाज द फर्स्ट एग्ज़ाम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विच आई हैव क्लियर्ड आफ्टर सो मैनी फेल्ड अटैम्प्ट्स ऑफ डिफरेंट एग्ज़ाम्स। वो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था जो मैंने क्लियर किया था, और घर में सब खुश थे, मम्मी पापा सब खुश थे। सबको लगा था कि चलो एक गवर्नमेंट जॉब तो आ ही जाएगा, क्योंकि तब ऐसा था टेट पास करने का मतलब है आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। द ट्रेजेडी वाज कि उस वक्त DLED कंप्लीट नहीं था मेरा जस्ट एडमिशन हुआ था। सो उस वक्त जो रिक्रूटमेंट या वैकेंसी आई थी, उसमें मेरा जॉब नहीं लगा। सो नेक्स्ट कोविड आया, कोविड गया। कोविड के ही दौरान 2021 में फिर से आया था आसाम टेट, जो मैंने फिर से अटेम्प्ट किया, और मैंने दोबारा फॉर द सेकेंड टाइम
आसाम टेट क्लियर किया था। DLED भी कंप्लीट हो चुका था तब तक, बट माई इल फेथ और बैड लक कि उस टाइम भी मेरा जॉब नहीं लगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ फॉर सम रीज़न। आफ्टर 2021 घर में तो बैठना नहीं था क्योंकि DLED भी कंप्लीट हो चुका था, घर में तो बैठ नहीं सकते। सो आई अप्लाइड फॉर प्राइवेट स्कूल। आई जॉइंड एट अ प्राइवेट स्कूल एज अ टीचर एंड गेस व्हाट वाज द सैलरी? द सैलरी वाज ओनली 5,000। दैट टू जब मुझे पहली सैलरी मिली वो मुझे सिर्फ मिली थी 3,000 डिडक्शंस के साथ। So there I worked for almost about 1 year, and after that I resigned from the job. The reason was कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट करा। कॉन्ट्रैक्ट में ये स्टेट था कि आप 2 years स्कूल छोड़ नहीं सकते विदिन 2 years ड्यूरेशन, और आप कोई और कोर्सेज या और कोई स्टडी परस्यू नहीं कर सकते। आई डिसाइडेड टू लीव। जब मैंने जॉब छोड़ा तो मेरा 3 months का सैलरी पेंडिंग था, जो मैंने बाद में बहुत कोशिश करी पर मुझे मिली नहीं। तो द रीज़न आई लेफ्ट द जॉब वाज कि जो सैलरी है वो टाइम टू टाइम नहीं देते थे। जैसे कि अगर किसी का 1 month पेंडिंग है तो उसका 2 months पेंडिंग कर देते थे, 3 months पेंडिंग करते थे, 3 months बाद सैलरी मिलता था, फिर से 2 months पेंडिंग रह जाता था, ऐसा था। और बहुत वर्कलोड बहुत था। जो भी प्राइवेट में काम करते हैं एज टीचर या कोई भी कंपनी में, सबको पता होता है कि वर्कलोड कितना होता है। दैट वाज वन ऑफ द रीज़न फॉर विच आई लेफ्ट द जॉब। बस जो पूजा में दूसरे लोगों को, जो दूसरे एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको बोनस मिलता है। सो मेरे साथ ऐसा हुआ कि पूजा में जो फेस्टिव सीज़न होता है हमारा मेन, तब बोनस तो छोड़ो, मतलब कि सैलरी तक नहीं मिली थी। मुझे याद है कि आपको क्या लगता है कि आपका जब फर्स्ट जॉब होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कैसा भी हो, आप चाहते हो कि आप अपनी फैमिली को कुछ दो ना अपने फर्स्ट जॉब से। सो मुझे तो सैलरी नहीं मिली, मैं फैमिली के लिए क्या, मैं खुद के लिए भी कुछ नहीं ले सकती। तो बहुत बुरा लगा था, बहुत बेकार गया था मेरा साल का पूजा। सो दैट वाज सम ऑफ द रीज़न विच आई लेफ्ट द जॉब। द जॉब आई लेफ्ट वाज इन अप्रैल में मैंने अपना जॉब से रिज़ाइन कर दिया था। सो सेकेंड रीज़न ये था कि मैंने ADRE 1.0 का भी रिटन क्लियर किया था, 2023 की बात है, और उसका रिज़ल्ट आने वाला था मई में। मैंने रिटन क्लियर किया था, ऑब्वियसली मैंने स्किल भी दिया जो कि दिसंबर में था, और मैं वेट कर रही थी कि रिज़ल्ट आए और मैं स्कूल छोड़ूँ। तो सेकंड रीज़न ये था कि मुझे कंफर्म था कि मेरा जॉब हो जाएगा ADRE में, और इसीलिए मैंने जॉब छोड़ दी। चाहे चलो प्राइवेट छोड़ दूँगी तो एटलीस्ट गवर्नमेंट तो मिल ही जाएगा, तो वैसे भी जॉब छोड़ना ही होगा। इसीलिए भी ये सेकंड रीज़न था जिसकी वजह से मैंने अपना जॉब से रिज़ाइन कर दिया। फिर वो दिन आया, ADRE 1.0 का रिज़ल्ट का दिन। वो था 3rd मई, और ट्रेजिक की बात यह है कि 3rd मई को ही मेरा बर्थडे भी था। उसी दिन मेरा जन्मदिन भी था और उसी दिन मुझे नया जन्म भी मिलने वाला था। आया 3rd मई, सारे काम, सवेरे के सारे काम ख़त्म करके पूजा दे के मैं बैठी थी, और ऑलमोस्ट मैं कंफर्म ही थी कि मेरा हो जाएगा, कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था तो मैंने सोचा हो जाएगा एकदम कंफर्म। सो मैं बैठी रिज़ल्ट के लिए, और मैंने रिज़ल्ट देखा, जो शीट आया था, जब मैंने खोला और जब मैंने देखा कि नॉट क्वालिफाइड। कहते हैं ना कि पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाना। स्कूल में तो बहुत पढ़ा था, सुना था, पर उस दिन मुझे इसका एक्चुअल मीनिंग समझ में आया। मैं आज ये बात ऐसे स्माइल करके बता रही हूँ, पर एक्चुअली वैसी फीलिंग नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी।
क्या होता है वो एहसास मुझे उसी दिन समझ में आई। ऐसा लगा मानो मेरे पैरों के नीचे ज़मीन ही नहीं है। जिसके साथ ये हुआ होगा ऐसा, उसी को ही पता चला होगा कि कैसी होती है फीलिंग्स। जब आपको पता होता है, जब आपको कंफर्म होता है, आपको आपकी इतने सालों की मेहनत होती है और आपको लगता है ठीक है हो ही जाएगा, पर जब सामने से वो ऐसा आता है कि नहीं हुआ, फेल्ड, सो ये फीलिंग वही इंसान समझ सकता है। पापा को तो बहुत बुरा लगा। पेरेंट्स भी यही उम्मीद करते हैं साल दर साल कि अपना बच्चा सक्सेसफुल हो जाए किसी भी लाइन में। वो भी उम्मीद लगा कर बैठते हैं। जो इतने साल पहले हो जाना चाहिए था, शायद अब होगा, और वो जब नहीं होता तो सिर्फ आपका सपना नहीं, उनका भी टूटता है। उस दिन मेरे गले से एक भी निवाला तक नहीं उतरा था। मुझे याद है, मैं खाना खाने बैठी थी और मैं खा नहीं पा रही थी। मैं ये समझा नहीं सकती। एक हफ्ते तक बहुत रोई, दरवाज़ा बंद करके चुपचाप। इतने बुरे थॉट्स आ रहे थे, लग रहा था कि बस अब नहीं होता। बहुत बुरे थॉट्स, क्या बोलूँ, सुसाइडल थॉट्स तक आ रहे थे। शायद कोई बिलीव नहीं करेगा, बट जो इस स्टेज से जाता है ऐसा लगता है मानो यही ख़त्म है। पर फिर एक सोच रोक लेती थी कि मेरे बाद मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, उनकी तो उम्मीद मुझसे ही है। एक हफ़्ता दिया खुद को संभलने के लिए। ऑब्वियसली हम इंसान हैं, हमें टाइम लगता है संभलने के लिए। ज़ख्म भरने में टाइम तो लगते ही हैं। फेलियर्स के बाद संभलना आसान नहीं होता। बहुत रो लिया। फिर एक दिन खुद से बोला कि बस अब और नहीं, बस अब बहुत हो गया। लाइफ में ना एक ऐसा वक्त तो आता ही है कि आपका साथ कोई नहीं देता, आपके अपने भी नहीं, अपने भी समझ नहीं पाते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मुझे उनसे शिकायत नहीं है क्योंकि उनकी गलती नहीं है, उनका भी सपना टूटा। वो भी उम्मीद और थकान के बीच में थे। तब मैंने खुद से कहा कि चाहे अब कोई मेरा साथ दे ना दे, मैं अपना साथ दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे स्पोर्ट्स से पहले लोग वार्म अप करते हैं, वैसे ही मैंने अपनी लाइफ का वार्म अप स्टार्ट कर दिया। इससे पहले अपना एक स्टडी प्लेस फिक्स किया, एक टेबल। इससे पहले मेरा कोई फिक्स स्टडी प्लेस नहीं होता था। मैं जहाँ मन करता वहाँ बैठ जाती हमेशा से। इवन कॉलेज तक मैंने ऐसे ही स्टडी की, मुझे सोफ़ा में, बेड पर कहीं भी स्पेस मिल जाता मैं पढ़ती थी। पर मैंने डिसाइड किया था कि अब से एक फ़िक्स स्टडी प्लेस फिक्स करूँगी, एक टेबल, एक चेयर। और मैंने एक प्रॉपर स्टडी टेबल प्लेस सेट किया और उसके सामने मैंने वॉलपेपर लगाया, वर्ल्ड मैप का, बड़ा सा वर्ल्ड मैप का मैंने चार्ट लगाया। फिर सिलेबस लिखा, रूटीन बनाया और रूटीन वाइज, सिलेबस वाइज मैंने स्टडी स्टार्ट कर। 2023 में जब मैंने अपना फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, एक सिलेबस, एक रूटीन, एक फिक्स टाइम टेबल के साथ, उसी साल 2023 में मेरा फिर से मैंने सीटेट दिया था। सीटेट का एग्ज़ाम आया था, अगस्त या सितंबर को आया था शायद। तो वो एग्ज़ाम था सीटेट, मैं उसमें बैठी थी और प्रिपरेशन जबकि मेरा चल रहा था, 3-4 मंथ्स का प्रिपरेशन था मेरा एडीआर का। सो मैंने बस 4 दिन लिए पेडागोजी और बाकी जो एमआईएल सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ने के लिए। और मेरा पहले का जैसा, ऑनेस्टली जो पहले की पढ़ाई थी वो मेरी बहुत हेल्प किया उसने मेरा। सो वो एग्ज़ाम में मैं बैठी और सीटेट 2023 का मैंने एग्ज़ाम क्लियर। 2024 में फरवरी या मार्च में एपीएससी आया था, तो तब मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो रहा था मेरा एडीआर का। सो मैं एपीएससी एग्ज़ाम देने बैठी थी। मैंने फॉर्म एपीएससी का इसलिए नहीं भरा था क्योंकि मुझे एपीएससी क्लियर करना था।
मैंने बस भरा था कि मुझे देखना था कि मेरा प्रिपरेशन कितना तक चल रहा है। सो मैं एग्ज़ाम देने भी नहीं जाने वाली थी, तो वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ट्राई करके देखो, इसको एज ए मॉक टेस्ट लो, तुम्हारे प्रिपरेशन का मॉक टेस्ट लो, नहीं करने से कुछ करना बेहतर है। सो जाओ एग्ज़ाम दो, देखो क्या होता है। सो आई डिसाइडेड टू गो, और मैं बस ऐसे ही उसे मॉक टेस्ट की तरह ही मैंने फुल मैं एग्ज़ाम देने बैठी, और मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि मैं ये क्लियर करूँगी ऐसा कुछ। पर रिज़ल्ट आया और मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो चुका था। खुश थी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा था, पर मैं ये जानती थी कि मैं मेंस की तैयारी नहीं कर सकती, और मैं मेंस की तैयारी नहीं कर रही थी, इसलिए मैं मेंस देने नहीं गई। मेरे पापा भी बहुत गुस्सा हुए इस बात से, पर ऑब्वियसली आप अगर आप राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप एग्ज़ाम जाके भी क्या करोगे आप। मैं एग्ज़ाम देने नहीं गई मेंस का। ये डिसीजन बिल्कुल भी इजी नहीं था मेरे लिए। ऐसा लग रहा था कि क्या मैं चांस वेस्ट कर रही हूँ। मैंने अपनी स्ट्रेटजी फॉलो की और अपनी प्रायोरिटीज़ सेट। प्रिपरेशन के साथ ही मैं अपनी गोल अचीव करूँगी। वो नॉट क्वालिफाइड के दिन से लेके आज के क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट के दिन तक का सफ़र एक लंबा, थकान भरा और जीत भरा सफ़र था। इस जर्नी ने मुझे तोड़ा भी, बनाया भी, मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। अगर वो दिन नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती, ये नहीं होती जो मैं हूँ। आज मैं खुश हूँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे पेरेंट्स खुश हैं। इस जर्नी ने मुझे कुछ सिखाया हो या ना हो, पर डिसिप्लिन और पेशेंस सिखाया है। आज मैं जब क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट की तरफ देखती हूँ, लगता है हर एक स्टेप का अपना रीज़न था। हाँ, अफसोस तो रहता ही है, थोड़ी देर हो गई, पर कहते हैं ना, हर किसी का अपना एक सफ़र होता है, अपना एक समय होता है। नॉट एवरी फ्लावर्स ब्लूम इन अप्रैल। और ये मेरी कहानी है नॉट क्वालिफाइड से क्वालिफाइड तक, एक जर्नी फेलियर से फेट तक। मैं जानती हूँ ये सिर्फ शुरुआत है इस जर्नी की। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कितने मोटिवेट हुए या नहीं मेरी इस छोटी सी जर्नी से। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको ये 1% या किसी एक इंसान को भी 1% उम्मीद देती है। शायद बहुत ही अच्छा नहीं है, पर रो है, ओरिजिनल है, जितना है, जितने मैं स्माइल के साथ कह रही थी वैसी मेरी जर्नी थी नहीं। और आप बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर ये 1% किसी को भी हेल्प करता हो तो मैं समझूंगी कि मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक रहा। थैंक यू एवरीवन, लव यू, टेक केयर।